सभी को नमस्ते। आज की क्लास में एक अगला लो करने वाले हैं जिसका नाम होगा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। नाम थोड़ा बड़ा है पर एक्ट उतना ही छोटा है, इतना ही आसान है। तो लो में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि जो बताऊं उसको एग्जैक्टली आत्मसात करना है। रटवाने की जिम्मेदारी, याद करवाने की जिम्मेदारी तो मैंने ले रखी है, आपको केवल आत्मसात करना है। और जो बताऊं अपना खुद का बहुत एक्स्ट्रा कोई आपको नहीं सोचना है, जितना अपन करेंगे अब आपस में उतना आपको कर लेना है। आज के एक्ट का नाम ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। नाम देखें इसका, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक। ये दो वर्ड है यहाँ पे, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक। इनका आपको भरण पोषण भी करना है, इधर भी दो नाम है, और इनका कल्याण भी करना है। और एक्ट है 2007 का, याद हो गया। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेता है कई बार वो, क्योंकि एक्ट का नाम तो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं मेंस में, पर सिलेबस में तो आपको ये तो मुद्दे तैयार होने चाहिए। तो क्या क्या है, माता पिता है और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका भरण पोषण करना और कल्याण करना साथ में करना, तो 7 का एक्ट है, याद हो गया। तो क्या याद किया, एक्ट का नाम क्या, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक, उनका भरण पोषण और कल्याण अधिनियम। कब का है, 2007 का है। ठीक, 7 इसमें अध्याय है, साथ में सब करना आपको। 7 का एक्ट है, 7 अध्याय। ठीक है, 3-2 धाराएं क्या याद करनी है ना, ऐसे याद नहीं करनी। 3-2 धाराएं फ्लाटिम का, इतना याद करना कि 7 है। ये नाम थोड़ा सा हल्का सा याद रह जाए, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक, भरण पोषण करना है, कल्याण करना है। कब का एक्ट, हाँ क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा, आपको जरूरत नहीं कि इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार तो लिखा। अध्याय 7 है, धारा 32 है। वैसे भी माता पिता की अगर ध्यान नहीं रखोगे तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट को ही है, हाई कोर्ट को 226 में। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में याचिका जारी करने का अधिकार है। माता पिता याचिका जारी करवा देंगे कई बार सीधे कोर्ट में जाके। 7-32 याद हो गया। ठीक, चाहो तो बहुत हल्का सा इन चैप्टर्स के नाम थोड़ा सा देख लो, देखने तो, या वापस मैं बता रहा हूं, इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये नहीं आएंगे परीक्षा में, ये भी नहीं आएगा परीक्षा में, ये भी नहीं आएगा। केवल हल्का सा दिमाग में ऐसा रह जाए कि हाँ भाई ये अपना सिलेबस है इस एक्ट का, इसको अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला तो याद है, अंतिम याद है, ये वाला आपके याद है और ये वाला याद है। तो केवल आपको कितने याद करने हैं, ओनली 5 चैप्टर याद करने हैं। पहला चैप्टर है भाई भरण पोषण। तो 2 में क्या भरण पोषण है, और 3 में आश्रम है, 4 में चिकित्सा है, और 5 में सुरक्षा है, और 6 में प्रक्रिया है। याद रह जाएगा। देखो सबसे पहले याद करना आपको, ऐसे मैं ट्रिक से याद करा देता हूं आपको, ट्रिक लगाते हैं। पहला आपके याद हो गया और 7वां याद हो गया, 1-2 बचा है, तो 2 को ऐसे याद कर लो। 2 तो क्या, 2 भरण पोषण 2, आश्रम ऐसे लिखते आश्रम, तो 3 में आश्रम, और आश्रम कौन से, वृद्धाश्रम है। जैसे 4 जैसे चिकित्सा, तो 4 में है चिकित्सा, अभी याद हो जाएंगे। 5 में थप्पड़ से सुरक्षा करनी है, तो 5 में सुरक्षा, और अंतिम तो प्रक्रिया बचती है बस, 6 में प्रक्रिया। याद हो गए। ठीक, तो पहले में क्या है, छोड़ दो, अंतिम छोड़ दो। 2 में क्या, 2 भरण पोषण 2, 3 में आश्रम, 4 चिकित्सा, 5 थप्पड़ सुरक्षा, 6 में प्रक्रिया। इतना याद करना है बस आपको, ये याद नहीं करना है।
ये वाला कहाँ से क्या है इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती आपको। देखना चाहिए तो ये दो देख सकते हैं कि वृद्धाश्रम की स्थापना 19 में है और चिकित्सीय देख रेख में 2020 बिस्किट खिलाते हैं। भाई कोई बच्चा बीमार हो जाए, अब आपका तो मुझे नहीं पता, बचपन सामान्य आपका गुजरा है, तो बुखार होती थी तो पार्ले जी जरूर आता था घर पे कि पार्ले जी खिला दो। तो चिकित्सा देख रेख में 2020 है और बेटा जब 18 साल से आगे निकलता है तब वो माता पिता को कहाँ भेजता है? वृद्धाश्रम। तो 19 में वृद्धाश्रम है, 19 में वृद्धाश्रम है, 20 में चिकित्सा देखभाल है। क्लियर? ठीक। अब सबसे पहला जो मुद्दा अपना होता है वो परिभाषा का होता है, डेफिनेशंस का होता है कि परिभाषाएं अपने को पढ़नी होती है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात और सीक्रेट मान के चले, हर अधिनियम में जो परिभाषा वाला सेक्शन है आप उसको मगअप कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। परिभाषाओं से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन अभी तक का ट्रेंड है कि वो भू राजस्व अधिनियम उनसे आ रहा है, काश्तकारी से, काश्तकारी एक्ट से, और आरटीआई और काश्तकारी से आ रहा है बड़ा क्वेश्चन। तो छोटे जो क्वेश्चन है 15-15 शब्द वाले वो इनसे आ रहे हैं, परिभाषाओं से। परिभाषा बालक से क्या विपरीत, अवेक से क्या विपरीत, माता पिता से क्या विपरीत, वरिष्ठ नागरिक से क्या विपरीत। कहने का मुद्दा ये है कि आप परिभाषाएं थोड़ी सी ठीक से देखेंगे। अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिभाषाएं। ठीक है, तो एक आपको ये बेसिक तो आइडिया मिल गया कि कितने एक्ट का नाम क्या है? माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण 2007। 7 ही चैप्टर है, 3-2 धाराएं। पहला परिभाषाओं का है, प्रारंभिक है पहला, दूसरे में 2 भरण पोषण 2, 3 में आश्रम, 4 में चिकित्सा, 5 में सुरक्षा, 6 में प्रक्रिया, 7 प्रकीर्णन है, मिसलिनियस है, कॉमन है, मिक्स है। इसमें भी 2 धाराएं आपको एक्स्ट्रा याद करनी है, 19 और 20। 19 में क्या है? वृद्धाश्रम, और 20 में चिकित्सा। क्यों? क्योंकि इनमें एक धाराएं तो क्या पता पूछ ले, जैसे आंतरिक परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति की परिभाषा आपको याद करवाई थी। वैसे सबसे पहले बात करेंगे अध्याय नंबर 1, मतलब टॉपिक नंबर 1, अध्याय 1। अध्याय 1 और अध्याय 1 का टाइटल क्या है? प्रारंभिक है। और जो पहला अध्याय है प्रारंभिक, इसमें आपको पता है कि धारा 1 से लगा के कितनी पढ़नी है? 3। तो धारा 1 से 3। क्या ये भी आपको याद करनी है क्या? ना, जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसकी। केवल इसमें धारा 2 याद करेंगे। उस 2 में क्या लिखी हुई है? परिभाषाएं लिखी हुई हैं, डेफिनेशंस, परिभाषाएं। ठीक। और परिभाषाओं में वैसे तो बहुत सारी प्रकार की परिभाषा है, पर इसमें पर 5-6 प्रकार की परिभाषाएं पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में क्वेश्चन निकल जाए। तो समझ में आ गया अभी आपके? इसमें सबसे पहले जो परिभाषा पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ेंगे, इसको ऐसे कैटेगरी करते हैं। पहली जो परिभाषा पढ़ेंगे वो पढ़ सकते हैं अपन बालक की, शुरुआत बच्चे से होती है। तो बालक की परिभाषा, हर एक्ट में बालक की परिभाषा आ रही है। इसमें 2 ही लोग होंगे, या तो बालक होगा, माता पिता होगा, उनके बीच में कोई विवाद संपत्ति का होगा, विवाद भरण पोषण का होगा, विवाद कल्याण का होगा। यही तो मुद्दे चलेंगे 2 के बीच में। इसका मतलब ये है इस एक्ट का कि जो बूढ़े जो माँ बाप हैं वो बेटा और बेटी को संपत्ति तो अपनी दे देते हैं, उनकी बुढ़ापे में जब जरूरत पड़ती है तब सेवा नहीं करते हैं वो। तो बेसिकली ये वाला जो अधिनियम बनाया गया ये उन माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा दांव खेला हो। दांव माता पिता इसलिए खेलता है बच्चे पर कि ये बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा, वो इसलिए उस पर एक बड़ा गेम खेलता है, और जब वो गेम में हार जाता है बुढ़ापे में तब वो फिर इस एक्ट का सहारा लेता है। तो इस एक्ट को पढ़ने के साथ साथ में एक चीज़ का और ध्यान आपको ये रखना है,
कि माता पिता का दांव कभी गलत नहीं जाए, भले ही आप जीवन में सफल हैं या भले ही असफल हों। उन्होंने सफलता और असफलता का पैरामीटर नहीं माना है, उन्होंने पैरामीटर ये माना था कि ये मेरी बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाएगा, मेरी मदद करेगा। इसका मतलब इस एक्ट का मुख्य रूप से प्रावधान क्या है कि माता पिता या जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका दांव कभी बुढ़ापे में गलत नहीं जाए तो फिर कोर्ट उसकी मदद करेगा। कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए मामला, आप सब समझदार हैं। क्योंकि आप में से कुछ लड़कियां हैं, अगले घर जाएंगे या इस घर में रहेंगे, अगले घर भी कोई आपका इंतज़ार कर रहा है कि बहू आएगी तो खाना देगी, दवाई देगी, सेवा करेगी। इस घर में आपके माता पिता के लिए कोई बाहर से आ रहा है जो आपके माता पिता की सेवा करेगी, तो जो आप किसी को देते हैं वो वापस लौट के आता है। पहली परिभाषा देखेंगे बालक, बच्चे की परिभाषा की बालक क्या होता है। दूसरी परिभाषा होती है भरण पोषण की। तो अगली परिभाषा देखेंगे भरण पोषण क्या होता है। भरण पोषण, अब कई बार बालक का वयस्क और अवयस्क का चक्कर पड़ जाता है कि वो वयस्क है या अवयस्क है। इसमें देखेंगे अवयस्क क्या होता है। अवयस्क, इसका मतलब वो वयस्क नहीं है। उसके बाद में देखेंगे माता पिता कौन होते हैं। माता पिता, ये आप सबको पता है कि माता पिता कौन होते हैं, क्या होते हैं, पर इस एक्ट में परिभाषा दी है। माता पिता अपने बच्चे को क्या देते हैं, संपत्ति। तो यहाँ पे संपत्ति की बात आएगी। संपत्ति दी जाती है। नातेदार, नातेदार क्या होता है, नातेदारी की परिभाषा देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कई बार माता पिता के खुद की संतान नहीं है, इस प्रकार का। फिर एक देखेंगे वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं। वरिष्ठ नागरिक, एक इनका देखेंगे कि लास्ट में कल्याण कैसे करना है। तो माता पिता, वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, और उनका क्या करना है आपको, भरण पोषण और उनका कल्याण। इस एक्ट में 5-4 परिभाषा आ गई। माता पिता की आ गई, वरिष्ठ नागरिक की आ गई, भरण पोषण की आ गई और कल्याण की आ गई। 4 तो सीधी सीधी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 4 तो आपकी याद ही हो गई। एक परिभाषा बालक की जो हर एक्ट में है ये आपकी याद ही होगी। बालक वयस्क है, अवयस्क है, ये परिभाषा ये बालक से जुड़ी हुई है। हाँ नहीं, ये तो आ गई कंप्लीट। इसमें बालक की नहीं लिखी है ना एक्ट में, एक्ट के नाम में बालक की नहीं है। बालक रह गया, बालक अवयस्क है, संपत्ति और नातेदारी, बस यही है। इसका मतलब इसमें 2 पक्ष अगर देखें तो एक पक्ष में माता पिता है, वरिष्ठ नागरिक है, एक पक्ष में देखो, ऐसे याद करो इसको ताकि परिभाषाएं भी आपके थोड़ी सी दिमाग में बैठ जाएं। एक पक्ष में माता पिता है इसके, और माता पिता है चाहे तो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक, और इनके लिए इन माता पिता और वरिष्ठ नागरिक समस्या क्या है, ये और कुछ नहीं मांगते, केवल ये तो भरण पोषण मांगते हैं कि इनका जीवन चलता रहे और अपना कल्याण, कल्याण में इनके लिए कोई दवाई की व्यवस्था हो जाए, आराम की व्यवस्था हो जाए, बस रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई छूट गई, दवाई, इधर आ जाओ। ये लगाएंगे किसके, ये बालक। बालक के क्यों लगाएंगे, क्योंकि बालक इनका क्या लगता है, नातेदार लगता है। नातेदार होने मात्र से नहीं, बालक को इन्होंने अपनी संपत्ति दी है, और बालक भी वो बालक है जो कि वयस्क है, अवयस्क है, देख लेंगे है वयस्क, क्योंकि बालक है तो अपने आप वयस्क की परिभाषा में ले लेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो वयस्क। क्लियर हो गया कि आपको ये 5-7 परिभाषाएं पढ़ेंगे। माता पिता, वरिष्ठ नागरिक, भरण पोषण, कल्याण, बालक, अवयस्क, नातेदार, संपत्ति, ये वाली परिभाषाएं अपन इसमें देख सकते हैं। क्लियर हो गया क्या। अब एक एक परिभाषाएं देखेंगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
इसके अलावा भी कुछ आगे बातें आएंगी, पर उनको भी एक बार अपन देखते हैं। इनको मैं आपको चाहूँ तो इस एक्ट को एक बार मैं ओरिजिनल उससे दिखा दूं, एक्ट से ही, जिसको अपने टाइप किया हुआ है। ठीक, तो ये आपको मिलेगा ये वाला, देखो बहुत बढ़िया। इस एक्ट को आराम से आप देखें पहले। ये नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम। थोड़ा बड़ा कर दे, देखो ये देखो, ये एक्ट का नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण, एक्ट का नाम हो गया। एक्ट में अध्याय कितने हैं? 7 हैं। धाराएं कितनी हैं? 32 हैं। अध्याय 1 में धाराएं 1 से लगा के 3 तक हैं। बाकी अध्यायों के नाम आपको बता दिए। दूसरा अध्याय की संबंधित है भरण पोषण से, तीसरा अध्याय की संबंधित है वृद्धाश्रम, चौथा चिकित्सा, 5वां सुरक्षा, 6ठा प्रक्रिया और 7वां प्रकीर्णन। इसमें परिभाषाएं कौन कौन सी याद करनी है? जो धारा 2 में लिखी हुई है, बालक की परिभाषा, भरण पोषण की परिभाषा, अवेश की परिभाषा, माता पिता की परिभाषा, संपत्ति की परिभाषा, नातेदार की, वरिष्ठ नागरिक और कल्याण की परिभाषा। ठीक, अब अध्याय नंबर 2 शुरू हो जाता है, जिसके बारे में भी एक बार आपको नहीं जानना है, क्योंकि अध्याय 2 में इतना याद रखना है, भरण पोषण, धाराओं की याद आपको एक बार नहीं करना, आगे मैं याद करवा दूंगा। ये इसमें डिटेलिंग है, वृद्धाश्रम की स्थापना के बारे में है, चिकित्सा की देखरेख के बारे में है, संपत्ति सुरक्षा के बारे में है और प्रक्रिया के बारे में है, और ये अंतिम आपका प्रकीर्णन हो गया। चलिए, तो पहला अपन क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं। क्लियर? परिभाषाओं में कई प्रकार की परिभाषाएं इसमें शामिल की गई है, और कितनी परिभाषाएं अपने देख ली? टोटल 8 परिभाषा देख ली। पर एक चीज आप और याद रख लेंगे, परिभाषाएं हमेशा कौन सी धारा में होती हैं? तो ये तो आपको पता है, कितने एक्सपर्ट आप। धारा 2। धारा 2 की धारा ए जो है, ये किसको लेकर है? बालक को लेकर। ए बालक, ए बालक, ए नादान और मूर्ख बालक, माता पिता का भरण पोषण कर। याद रखेंगे, में कई बार बी में बालक आया है, पर यहां क्या बोलेंगे? भगवान ऊपर से देख रहा है, वृद्ध माता पिता है, तो वो भगवान क्या बोलेगा? ए मूर्ख नादान बालक। हाँ, यस, 2:1 के अनुसार। अब क्या आएगा बालक में? तो लड़कियां सोचती होंगी कि हम तो बच गए, हम तो नहीं लिया। देखो एक्ट ने क्या कहा है, या कोई पोता पोती सोचता होगा कि हमें दादाजी से मतलब नहीं है। भाई सबको देखो, पुत्र आ गया, पुत्री आ गया, पोता आ गया और पोती आ गई। और जो क्या है, इस परिभाषा को और विस्तारित किया है। अभी एक बार रुकिए आप लोग, 2019 का जो संशोधन हुआ उसमें मैं आपको और बताऊंगा कि इसकी परिभाषा में विस्तार में क्या क्या शामिल कर लिया, वो भी थोड़ा सा वेट करें। अभी के लिए आप क्या समझें? बालक की परिभाषा धारा 2A में है, और क्या बताया गया है? पुत्र पुत्री पोता और पोती जो क्या है, जो वयस्क हैं। 2B आ गया। अब बी और भरण, तो बी में भरण पोषण है। अब किसी के दिमाग में है कि सर क्या देते होंगे भरण पोषण में, क्या शामिल करते हैं भरण पोषण में? ये 1 2 3 4 चीजें शामिल है, इतना ही मांगते हैं माता पिता। आप लिखेंगे भरण पोषण धारा 2B के अनुसार आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सा। इसका मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, 5 आधारभूत। पहले क्या होता है कि पहले के टाइम में कहते हैं कि आधारभूत सुविधाएं कौन सी होती है, तो अपन रोटी, कपड़ा, मकान बताते हैं। अब 2 और विस्तारित हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई। इसमें पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाई छूट गई इनकी, तो रोटी, आहार, कपड़ा, वस्त्र, मकान, निवास, चिकित्सा, उपचार। चिकित्सा व उपचार, चिकित्सा उपचार, ठीक, उपलब्ध करवाना, इसी को क्या कहते हैं? भरण पोषण कहते हैं। तो अगर परीक्षा में आता है कि भरण पोषण की परिभाषा लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे भरण पोषण। ये मैं आपको टेस्ट में भी आपसे टेस्ट लेंगे, अब चिंता नहीं करें आप, है ना। तो एग्जैक्टली लिखेंगे, उसके नंबर देंगे, वरना 0 देंगे, ताकि यहाँ आपको परिपूर्ण बना ले।
भरण पोषण धारा 2 भी, आहार वस्त्र निवास चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना। अवेश्क, सी फॉर चाइल्ड होता है, याद रखना, तो छोटा चाइल्ड है, अवेश्क है, ठीक। ये लिखेंगे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। अभिप्रेत शब्द आपको पहले से अपन रटते आ रहे, या यहां भी लिख सकते हैं भरण पोषण से अभिप्रेत है, ये अभिप्रेत है। ऐसा लिख सकते हैं कि भरण पोषण से आहार वस्त्र निवास चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवाना से अभिप्रेत है, ठीक। ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो, एक ही लाइन याद रखनी है, जो 2 कंडीशन पूरी करता हो। पहला तो इस एक्ट के अधीन आता हो, और दूसरा वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं करी हो। मान लो कोई ये कह दे चोर कौन है, चोर कौन है, जो ईमानदार नहीं वो चोर है, तो ये तो हो गया है, तो बहुत छोटी परिभाषा है। इसमें लिखा है अवयस्क कौन है, जो वयस्क नहीं है, पर ये कहाँ लिखा, 1885 के एक्ट में लिखा है, माफी 75 में, ठीक है, 75 ऐसे इंग्लिश पढ़ा, ठीक है। 1875 के एक्ट में लिख दिया, क्या लिखा, ऐसा व्यक्ति, बालक नहीं लिख देंगे वहां पे, ऐसा व्यक्ति विपरीत है जो भारतीय वयस्कता एक्ट 1885 के दिन वयस्कता की प्राप्त नहीं करी हो, बस 85 वापस 85 बोल दिया गया। ये देखो 75 है, कान खोल के सुनो। उस टाइम में लॉर्ड मेयो चले गए थे और लॉर्ड लिटन भारत के गवर्नर जनरल बन के आ गए थे, और 1876 में फिर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक। तो 75 की बात है, उस टाइम का एक्ट है। अभी उस टाइम के एक्ट चल रहे हैं अपने, आईपीसी, सीआरपीसी, अभी तो चेंज कर दिए इनको। बाकी अंग्रेजों के तो बहुत सारे कानून हैं अभी, बहुत सारे, क्या मैक्सिमम लोग की भाषा ही अंग्रेजियत भाषा है। माता पिता दोनों है, देखो डी में दोनों आ गए, माता पिता, डी फॉर दोनों। माता पिता से क्या विपरीत है, जैविक, दत्तक, सौतेला पिता, सौतेली मां, वरिष्ठ नागरिक है या नहीं। तो ये 4 चीजें शामिल है। कौन कौन, या तो जैविक है, या उन्होंने कोई बच्चा गोद लिया तो उसके लिए दत्तक हो गए, सौतेले पिता या सौतेली मां भी हो सकते, दोबारा शादी करी। वरिष्ठ नागरिक है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ना है। आपने हो सकता है कि किसी माता पिता ने अपनी संपत्ति पहले ही बच्चों के नाम करा दी, और माता की एज है 45 और पिता की एज है 55। ये वरिष्ठ नागरिक तो नहीं हुए हैं, पर माता पिता तो है ना। पिता की डेथ हो गई तो मां ने दूसरी शादी कर ली, अब वो बेटा दोनों को ही घर से निकाल रहा है। माता जी की डेथ हो गई थी, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, तो सौतेले हो गए उस बच्चे के लिए, उनको परेशान कर रहा है। माता और पिता के संतान थे ही नहीं, मतलब दंपति के, उन्होंने किसी बच्चे को गोद ले लिया। या सामान्य परिस्थिति में जिनके जैविक बच्चे हैं, जिनसे बच्चे उत्पन्न, तो इसमें जैविक आ सकते हैं। सोचो जिनके बेटा बेटी, अच्छी कंडीशन क्या होती है, जिनके बेटा बेटी है तो वो तो हो गए जैविक। ये तो आनुवांशिकता ही चल गई, पीढ़ी चल रही है, उनके बच्चे नहीं तो गोद ले लेंगे, दत्तक हो गए। 2 ये कब कंडीशन है, जब उनकी जोड़ी टूट जाए माता पिता की से, तो सौतेले हो गए, ठीक है। सौतेले पिता, सौतेली माता, ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं, पर अभी इस पे क्यों जो लिखा उस पे बात कर लेते हैं। और अंतिम क्या हो गया, वरिष्ठ है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पूछे कि माता पिता से क्या अभिप्राय, तो आप ये नहीं लिखेंगे केवल माता और पिता, नहीं लिखेंगे शॉर्ट में माता पिता वरिष्ठ नागरिक, या आप ऐसा लिख सकते कि अधिनियम 2007 के अनुसार, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या विपरीत है, जैविक, दत्तक, सौतेला पिता, वरिष्ठ नागरिक है या नहीं। हो गया, क्लियर हो गया। तो 4 चीजें इसमें आप याद रखेंगे, कौन कौन सी, जैविक, दत्तक, सौतेला पिता, सौतेली माता, वरिष्ठ नागरिक है या नहीं। ये 2 डी में हो गया।
एफ फॉर फंड भी होता है। एक चीज और है कि जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं पहले दी हुई थी और उसमें एफ में संपत्ति का अधिकार था, जिसको आजकल 44वें संशोधन से उसको रिमूव हटा दिया। एफ फॉर फाइनेंस कमीशन भी होता है, एफ फॉर फंड भी होता है, एफ फॉर मूल अधिकार वाला संपत्ति भी है। इधर भी आप याद रखेंगे संपत्ति। संपत्ति से क्या क्या, संपत्ति में क्या क्या आएगा? संपत्ति में जंगम या स्थावर संपत्ति आ सकती है, चल या अचल। मैं किसी को गाड़ी दी, किसी को प्लॉट दिया, गाड़ी है वो जंगलों में जाती है घूमने के लिए तो जंगम हो गई, प्लॉट वहीं पे स्थावर रहता है। पैतृक या स्वयं अर्जित संपत्ति में माता पिता क्या तो खुद की संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति हो, या उन्होंने खुद ने कमा के संपत्ति करी हो। मूर्त या अमूर्त, टेंजिबल या इंटेंजिबल हो। मूर्त अमूर्त भी इसी की एक कैटेगरी की संपत्ति की परिभाषा में सब कुछ उन्होंने शामिल कर लिया। कोई भाई ऐसा हो कि गोल्ड हो और शेयर मार्केट में शेयर लगे हुए हो, अमूर्त हो गया हो। संपत्ति में अधिकार और हित सम्मिलित, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई हित, कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, किसी दोस्त पार्टनरशिप में कोई ऐसा किया हुआ था, उसमें उसका कोई हित सम्मिलित हो, उसकी भी कोई पार्टनरशिप हो, वो भी संपत्ति होती है। समझ में आ गया क्या? आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको बात पूछे संपत्ति की, संपत्ति में क्या शामिल है, तो आप क्या बताएंगे कि संपत्ति में जंगम या स्थावर, एक बात, पैतृक या स्वयं अर्जित, मूर्त या अमूर्त, और संपत्ति में अधिकार और हित सम्मिलित है। ये हो गई संपत्ति। याद रह जाएगा क्या? पूछे कि संपत्ति की परिभाषा में क्या शामिल है तो बताएंगे जंगम, स्थावर, पैतृक, स्वयं अर्जित, मूर्त, अमूर्त, संपत्ति में अधिकार और हित। क्लियर हो गया? जी नातेदार है, हो गया जी। जी में नातेदार याद रखेंगे। पूछे कि नातेदार क्या है तो आप ये कहेंगे कि नातेदार से क्या विपरीत है। आप कहेंगे निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस है, विधिक वारिस है, लीगली उसका कोई वारिस है, जो पहली बार तो वयस्क हो और दूसरा संपत्ति विरासत में प्राप्त करेगा या कब्जाधीन हो, उसको क्या बोलते हैं? नातेदार। जैसे किसी निसंतान कोई दंपति है, उनके खुद के कोई बेटा है बेटी तो नहीं है, एक बात है, पर उन्होंने क्या किया कि किसी बच्चे को मान लो गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, या अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी, उसको अपना वारिस घोषित कर दिया। जैसे कई बार ऐसे गांव में होता है ना कि कोई एक दंपति है और उन्होंने, मतलब वो जो वाइफ है, उन्होंने अपनी बहन के बेटे को ले आए अपने पास, या जो हस्बैंड है वो अपनी बहन के किसी बेटे को, किसी भाई के बेटे को ले आया और उनको अपना वारिस घोषित कर लिया। तो वयस्क होना चाहिए, वयस्क लाएंगे तो छोटा ही, पर छोटे पर आते ही थोड़ी केस ठोक देंगे कि ये ले, ये हमें नहीं दे रहा, वो तो आगे जाके अपना रंग दिखाएगा, तो वयस्क तो हो जाएगा 18 साल तक। फिर दूसरा कि अब 2 बच्चे ले आए, मान लो एक के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दी और दूसरे को विधिक वारिस भी घोषित नहीं किया, रहता उनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास कुछ भी, तो वो उनका भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार थोड़ी है भाई, उसको कुछ मिला थोड़ी है। संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए ना किसी को, आप लेके आ रहे हो विधिक वारिस बना रहे हो, तो इसका मतलब 2 कंडीशन फुलफिल करनी है, पहला तो वयस्क और दूसरा संपत्ति उसने विरासत में प्राप्त करी। मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा, चिंता नहीं करें आप, है ना। अगला वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक एच पर क्या होता है? हट, हट मीन्स झोपड़ी, HUT हट। वरिष्ठ नागरिक कहाँ पे रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं। या एच पर ऑनेस्ट, ईमानदार। वरिष्ठ नागरिक क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। वरिष्ठ नागरिक क्या है भाई? वरिष्ठ नागरिक है जो 2 कंडीशन फुलफिल करता हो, भारत का तो नागरिक हो और 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 60 साल के ऊपर वाले सारे वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, समझ में आ गया? और भारत का होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। एक ऐसी ही परिभाषा 2 कंडीशन फुलफिल करने वाली आई थी अवयस्क की। क्या होता अवयस्क? 1875 एक्ट, और जो वयस्क नहीं हो
जो वेस्ट नहीं हो। और इसके बाद धारा 2 के फॉर कल्याण। कल्याण में क्या आएगा, बोले माता पिता का कल्याण करना है। तो जब पहले तो अपन छोटे थे तो घर वाले अलग तरीके से धमकी देते थे कि आज तेरा कल्याण करेंगे, ये कल्याण अलग तरीके से है। के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो की वो सारी बात, आवश्यक आहार दे दो उनको, पहले रोटी दो, रोटी खिला के उनको दवाई दे दो। ध्यान रखना है इनको इसी क्रम से, पहले रोटी दो, रोटी खिला के ही तो टेबलेट देते, दवाई दे दी, फिर उनको कंबल उड़ा के सुला दिया, उनकी देखभाल कर ली, और फिर रात को वो ऐसे जगे नहीं, इसलिए आप हल्की सी कोई आरती कोई भजन ऐसे चला के छोड़ दो बहुत कम कम आवाज में, तो उनका आमोद और प्रमोद हो जाएगा। और या कोई अन्य सुख सुविधा की भाई बाथरूम में लाइट हो, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, इस प्रकार की 3 एक 4 एक चीज लिख तो बढ़िया है। कि आपको पूछे कि माता पिता का, वो बोल दें कि कल्याण में क्या क्या आएगा। सर कल्याण में कई सारी चीजें आएंगी। कौन कौन सी आएंगी सर? बहुत चीजें आएंगी, एक आधे के नाम सर नाम बता ही नहीं सकता, इतनी चीजें आएंगी। ऐसे तो फिर वो समझ आएंगे ना। क्या बताओगे कि सर आवश्यक आहार दो, आहार के बाद में स्वास्थ्य आ जाए उनका, स्वास्थ्य के बाद में देखभाल आ जाए, और देखभाल के बाद में उनके आमोद प्रमोद आदि की व्यवस्था। आप इतना ही लिख दो, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका मतलब यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब एक बार रिवीजन करते हैं और ये धारा याद करते हैं कि किस में क्या था। एक एक से चलते चलेंगे। मैं लिखता हूं 2 में तो है ही ये, ए में पहले ए आया, बी आया क्या, सी आया क्या, डी आया क्या, ई आया क्या, एफ आया क्या, जी आया क्या, एच आया क्या, क्या आया क्या? ये परिभाषाएं। ठीक, एक एक को याद कर लेते, याद हो जाएंगे आपके। ए फॉर ए बालक, पहले इनके नाम लिखो। बी में भरण पोषण दो, बी। सी फॉर चाइल्ड, इसका मतलब अवयस्क। डी फॉर दोनों माता पिता। एफ फॉर फाइनेंस, मतलब संपत्ति, तुम नातेदार हो, जी। झोपड़ी में कौन रहते हैं? वरिष्ठ नागरिक। क्या करना उनका बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले क्या करना है? ए बालक, क्या करना तुम्हें? हाँ, किस किस का भरण पोषण करना है? माता पिता का करना है। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं बालक। बालक में कितने लोग शामिल है? 4। बहुत आराम, एक ही को याद कर ले वापस से। ये परिभाषा ही बड़ा गेम है। 2A, 2A में कौन है? बालक। बालक से क्या अभिप्रेत है? बस, यस, पुत्र, सन, डॉटर, ग्रांडसन, बस। तो SDGS और GD हो गए। पुत्र, पुत्री, पोता, पोती। ठीक, अब करते भरण पोषण। तो इसको थोड़ा छोटा लिख दे कि आपका एक स्लाइड में आपका काम हो जाए। सबसे पहले 2A, इस स्लाइड को आप याद कर लेना। क्या नाम है इसका? ए बालक। और बालक में क्या क्या शामिल होएगा? 4 चीजें। कौन कौन? तो ये हो गया पुत्र,
ये पुत्री, पोता और पोती। और ये कैसे होने चाहिए? पोती में ती बड़ी आएगी ना, ये वरना तो पोती गड़बड़ कर देगी। पोती। और ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए? वयस्क होने चाहिए। ये लो साहब, इतना ही है। तो आपको देखो धारा याद होगी, चारों से याद होगी, 2 में से 2 नंबर। अब आ जाओ साहब भरण पोषण पर। तो 2B, अगला लिखते 2B। 2B, 2B में क्या है? भरण पोषण। अब इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई आता है। पढ़ाई हटा दो। तो आहार, वस्त्र, निवास, चिकित्सा उपचार। उपचार अभिप्रेत है। अब आ जाओ अगला 2C फॉर चाइल्ड, मतलब अवयस्क। क्या आएगा अवयस्क में? 2 शर्तें पूरी करता हो। जो पहली बात तो वयस्क नहीं हो, और दूसरा भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत आता हो। अगला 2D, इसमें कौन आएंगे? ओ, माता पिता। इसमें क्या क्या आएगा? ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा। इसमें क्या क्या आएंगे? या तो जैविक हो जाएंगे, जैविक, दत्तक, सोतेला पिता या माता, और अंतिम वरिष्ठ हो या नहीं हो, हो या नहीं हो। हो गया। ये किसके बारे में आ गया? माता और पिता के बारे में। अब आएगा संपत्ति। तो संपत्ति में क्या क्या शामिल हो जाएगा? संपत्ति में क्या क्या आएगा? जंगम आ सकती है, स्थावर आ सकती है, मूर्त आ सकती है, अमूर्त आ सकती है। 2-2 के जोड़े में ही है ये। पैतृक आ सकती है, स्वयं प्राप्त आ सकती है, या कोई हित आ सकता है, अधिकार या हित। ठीक। अब है नातेदार। तो नातेदार की परिभाषा कहाँ है? जी में। 2G में नातेदार है। नातेदार में क्या क्या आएगा? भाई ऐसा नातेदार में ऐसा हो सकता है कि कोई भी निसंतान जो वरिष्ठ नागरिक है, निसंतान, कोई भी निसंतान है, वो क्या क्या ला सकते हैं? कोई वयस्क को लेके आएंगे वो, और उसको क्या दे देंगे? संपत्ति या तो विरासत में मिल जाए, या उसने क्या कर रखा हो? कब्जा। H फॉर वरिष्ठ नागरिक। कौन आएगा वरिष्ठ नागरिक में? देखो वरिष्ठ नागरिक में वो आएंगे जो भारत के तो हो नागरिक, और 60 वर्ष की आयु कर लियो, इतना ही वरिष्ठ नागरिक है। ये उसमें पेंशन भी तो मिलती है। तो हाँ, अलग अलग कैटेगरी है। जो भारत का नागरिक हो,
और उम्र, अब के कल्याण, कल्याण में वो क्यों आ जाएगा जो ये वाले हैं, कौन से, ये भरण पोषण ही लगभग कल्याण है। एक आमोद प्रमोद और जोड़ दो बस, के में कल्याण, ये सारा है और इसमें क्या जोड़ देंगे, केवल, याद हो गया। कुल मिला के ये आपके परिभाषा वाले बेसिक पूरे हो गए। हेलो, चलिए तो लो देख रहे हैं और इसको आगे अब कंटिन्यू करेंगे। कल आपको बेसिक परिभाषाएं बता दी थी, उनको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए आप। और आज जो पढ़ेंगे वो बेसिकली ये जो एक्ट है 2007 का, इसमें 3 ही बातें काम की हैं बेसिकली, तो अगर इसकी छोटी कैटेगरी करें तो। पहली चीज तो इसमें काम की है परिभाषा, जो अपन ने पढ़ ली है। अब दूसरी बात है कि ये एक्ट है, ये संरक्षण देता है माता पिता वरिष्ठ नागरिक को, माता पिता फिर वरिष्ठ नागरिक। क्या देता है, संरक्षण देता है। अगर कोई संतान है वो माता पिता को समय से खाना दे, दवाई दे, सेवा करे, तो इस एक्ट का मतलब ही नहीं है। एक तो जब काम में आता है ना, जब संतान कुलक्षणी हो जाती है, मदद नहीं करे माता पिता की, तो फिर यहाँ माता पिता को आप अगर परेशान कर रहे हो, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या बचता है कि अपनी संतान की क्या कर दें, वो बस शिकायत कर दें। कहाँ करेंगे शिकायत, कब करेंगे शिकायत, कैसे करेंगे शिकायत, जहां शिकायत हुई वहां से क्या क्या आदेश आएंगे, बस हो गया। और इसमें थोड़ा सा प्रोसीजरल काम है, और माता पिता के लिए भी सबसे कठिन काम है कि अपने ही बेटे की शिकायत कहीं पुलिस में किसी अधिकरण में कर देना। अंतिम एक चीज और देख लेंगे इस एक्ट को, इसका इंपॉर्टेंस देखते 2019 में इसमें क्या किया, थोड़ा संशोधन किया, तो एक सारणी के माध्यम से देख लेंगे। इतना ही है एक्ट, बस पूरा हो जाएगा। आज की क्लास में ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये देख लिया। अब देखते माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को लिखकर। सबसे पहले कि माता पिता और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इस धारा को देखिए पहले, आप आराम से एक एक चीजों को याद करते आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से अध्याय 1 अपना पूरा हो गया, जिसको अपने कर लिया, और अब देखने वाले हैं अध्याय 2। थोड़ा सा इसको बड़ा कर, ये अध्याय 2 है। अध्याय 2 में धारा 4 जो है बेसिकली, इसका हेडिंग क्या है, माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, 2 में लिखा हुआ है। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िए कि भरण पोषण करेगा कौन, क्या इसकी कंडीशंस क्या क्या है। यहां पे लिखा हुआ है धारा 4 में, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण में अगर असमर्थ है, कोई भी असमर्थ कौन होगा, उसी का कोई संतान, बेटा बेटी या गोद लिया हुआ, तो वो माता पिता क्या करेंगे, अपने एक या अधिक बालकों के विरुद्ध, या वो निसंतान तो अपने नातेदार के विरुद्ध, भाई किसी ने, उन्होंने कोई गोद लिया होगा, खुद के हैं तो 2 बच्चे हैं तो दोनों के खिलाफ शिकायत, एक है तो एक के खिलाफ, बच्चे नहीं है तो अपने नातेदार जिसको अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बना रखा है उसके खिलाफ विरुद्ध। क्यों करेंगे, क्योंकि बालक या नातेदार द्वारा भरण पोषण में कम से कम उसे सामान्य जीवन के लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। ये तो बाध्यता है कि भाई
माता जो पिता या वरिष्ठ नागरिक है उसके बच्चे या बच्ची गोद लिया हुआ कोई भी है, तो उस माता पिता की के लिए उस बच्चे की जिम्मेदारी होगी कि उसको सामान्य जीवन में क्या आएगा, रोटी आ जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, उसका निवास आ जाएगा, उसकी दवाई और कुछ आमोद प्रमोद की छोटी मोटी रहने लायक चीजें उपलब्ध करवा देगा। अगर वो मान लो ये बालक की बाध्यता है, और बालक कब करेगा ये, भाई वो जब कर सकता है जब उसको कोई प्रॉपर्टी किस में मिली हो, उसे विरासत में मिली हो या माता पिता ने कर दी। ये चौथा जो धारा नंबर 4 जो जहां से आज अपन शुरुआत कर रहे हैं, धारा 4, इसको पढ़ना है। इसमें बाध्यता लिखी हुई है, ध्यान से देखना। और बाध्यता किसकी लिखी हुई है? बाध्यता लिखी हुई है संतानों की, कि माता पिता के जो संतान हैं, एक या अधिक हो सकते हैं या कोई नातेदार हो सकता है, उनकी क्या बाध्यता है कि वो माता पिता को क्या उपलब्ध करवाएंगे, माता पिता या वरिष्ठ नागरिक क्या उपलब्ध कराएंगे, भाई भरण पोषण देंगे वो। और भरण पोषण का मतलब है सामान्य जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी है वो दे देंगे। 4 में कह दिया आप दे देना इनको। वापस पढ़ो इसको, आराम से ये याद हो जाएगा। सामान्य जीवन की चीजें हैं कि भाई ये है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण है, इसमें कोई असमर्थ नहीं रहेगा, इनकी ये बाध्यता है। और अगर कोई असमर्थ हो गया, किसी ने नहीं दिया, तो फिर आगे एक्ट शुरू होता है, और वो फिर धारा 5 में बताया गया है। बात समझ में आ गई? इसको फिर लिंकअप कर लेंगे एक बार पढ़ने के बाद में वापस। 5 में लिखा कि भरण पोषण के लिए आवेदन आवेदन कहाँ करना है, किसे करना है, इसको समझते हैं। कि मान लो ये जब माता पिता को ये दे रहे हैं सब कुछ, तो माता पिता खुश हैं, जाने की जरूरत ही नहीं कहीं पे। फिर 5 वाला जो है वो अब थप्पड़ पड़ेगा। इसका मतलब माता पिता या वरिष्ठ नागरिक कहाँ पे जा सकते हैं? उनके खिलाफ शिकायत करने, उनके खिलाफ आवेदन देने। ये 5 के अनुसार है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तो ये वाला जो है बेसिक, ये तो आपको ये बताता है कि कोई भी जो वरिष्ठ नागरिक है, इनका माता पिता इनका भरण पोषण करना पड़ेगा। और भरण पोषण करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? भाई एक या अधिक संतान है उनकी होगी, या फिर अगर बच्चा गोद वगैरह लिया हुआ है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी है? यूं नहीं उनको हेलीकॉप्टर ला के दें, इतनी जिम्मेदारी कि उनको सामान्य जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीजें वो उपलब्ध करवा दें। अब मान लेते उपलब्ध नहीं करवाई, तो फिर धारा 5 में लिखा हो कि भरण पोषण के लिए आवेदन। भाई आपको अब माता पिता को अपने बच्चों के खिलाफ आवेदन करना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें कि आवेदन, अब आवेदन करेगा कौन? पहला तो ये इसको अपने बांट लिया, कौन आवेदन करेगा, किसके विरुद्ध करेंगे और कहां करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? अब आवेदन कौन कर सकता है? भाई आवेदन ऐसा हो सकता है कि या तो माता पिता या वरिष्ठ नागरिक खुद कर दें, लिख के दे दें अर्जी, कॉमन चीजें। या ऐसा हो सकता है कोई ऑथराइज कोई अन्य व्यक्ति या कोई संगठन हो। कई बार क्या होता है कि जिले में, सोसाइटी में, शहर में कई बार वृद्धों के वेलफेयर के लिए कुछ सोसाइटी बनी होती है, वो शिकायत कर दें कि इसको परेशान कर रहे हैं, कोई एनजीओ वगैरह वो होते, या कोई अन्य कोई व्यक्ति और हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है जो कोर्ट है, जिसको यहाँ अधिकरण लिखा हुआ, अधिकरण समझेंगे, ट्रिब्यूनल, वो खुद की स्वयं प्रेरणा ले ले, तो लगे यार कोई अखबार में न्यूज आ गई कि फला बेटा और बेटी ने अपने माता पिता को पीटा और घर से निकाल दिया, वो न्यूज उस अधिकरण वाले ने पढ़ ली, वो स्वयं प्रेरणा ले ले। ठीक है, स्वयं प्रेरणा से विकारी होते हैं। तो शिकायत कौन करेगा? अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कहते हैं कि धारा 5 के अनुसार या तो शिकायत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक खुद कर लेंगे, या कोई संगठन कर लेगा, या अधिकरण स्वयं प्रेरणा कर लेगा। एक बात समझ में आ गई। दूसरी, किसके विरुद्ध होगी? विरुद्ध किसकी होगी? आपको पता है, एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध जो बालक या नातेदार हो। भाई 4 बेटे हैं, चारों रोटी नहीं दे रहे, चारों के खिलाफ शिकायत हो जाएगी। एक या अधिक के विरुद्ध जो बालक या नातेदार हो। कहां कर देंगे शिकायत? शिकायत करने के लिए अधिकरण में करेंगे, उस अधिकरण में जहां
या तो माता पिता या वरिष्ठ नागरिक निवास करते हैं या अंतिम बार निवास किया हो, या बालक या नातेदार निवास करते हैं। हो सकता है कि वो माता पिता सीकर में रहते हैं और उनका जो बेटा, 4 बेटे चारों जोधपुर रहते हैं, तो वो तो सीकर में परेशान हो रहे हैं, वो जोधपुर में मजे कर रहे हैं। तो फिर चाहे तो माता पिता सीकर वाले कोर्ट में, अधिकरण में, मैं कोर्ट यूज कर रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए, या जोधपुर वाले में। या ऐसा था कि पहले वो माता पिता को साथ रखते थे और वो जयपुर रहते थे, अब जयपुर से छोड़ के वो तो जोधपुर चले गए और माता पिता का भी जयपुर छूट गया, वो सीकर रहने लग गए, तो जयपुर वाले भी कर सकते थे, अंतिम बार निवास किया हो वहां भी पूरी छूट है, जहां सहूलियत है वहां किया जा सकता है। इसका मतलब शिकायत कौन करेगा, कहां करेगा, किसके विरुद्ध करेगा, तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए, ये आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी, दोनों को एक बार देख लेते हैं। चौथा और 5वां एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है, अभी पूरा हो जाएगा। देखिए, अब काम कोर्ट का बचा है, बस शिकायत तो कर दी आपने, अब कोर्ट का काम बचा है। तो धारा 4 और धारा 5 दोनों एक बार के लिए और समझ लें। धारा 4 और धारा 5। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है कि भरण पोषण देना होगा इनको, और किसको देना होगा भाई, उनके जो बालक हैं उनको देना पड़ सकता है, या वो अपने वो जो नातेदार है इनको देना पड़ेगा। और भरण पोषण में क्या देना होगा, कोई रोटी कपड़ा मकान जो कल आपको बताया था वो देना पड़ेगा। धारा 4 के तहत अगर ये नहीं करते हैं ऐसा कुछ, तो फिर कार्यवाही आगे शुरू होगी, और आगे शुरू होकर मामला कहां पे जाएगा, अधिकरण नाम लिखा गया है, ट्रिब्यूनल अधिकरण में जाएगा। इसका मतलब 5 में वो 5 वाला थप्पड़ है, तो अधिकरण क्या करेगा, अधिकरण में पहुंचेंगे तो कौन कर सकता है शिकायत, किसके विरुद्ध की जा सकती है शिकायत, और कहां कर सकते हैं, याद हो जाएगा। शिकायत कहां होगी, किसके विरुद्ध होगी, कौन करेगा, कौन का जवाब मिल गया आपको, खुद कर दे या कोई ऑथराइज कर दे, संगठन कर दे कोई ऑथराइज, या स्वयं प्रेरणा आ जाए, इसके विरुद्ध होगी, बालक या नातेदार के विरुद्ध। कहां होगी, या तो जहां वो नातेदार या बालक रह रहे हैं वहां, या माता पिता रह रहे हैं, या अंतिम बार जहां रहे हैं। 2 धारा समझ में आ गई आपके। अब बात कोर्ट पे जाएगी। अब चलो कोर्ट में, अब कोर्ट क्या करेगा, कैसे क्या होगा, आगे यही चलेगा, और अब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तो एक्ट ही पूरा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं धारा 6 में अधिकारिता और प्रक्रिया। किसकी अधिकारिता, प्रक्रिया, अधिकरण की, वो क्या करेगा, क्या प्रक्रिया होगी। धारा 6 में लिखा हुआ कि आवेदन उनको प्राप्त हो गया, शिकायत तो उनको मिल गई, आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण बालक या नातेदार को उपस्थित होने के लिए आदेश जारी कर देगा कि भैया आपके माता पिता ने आपके खिलाफ अर्जी लगाई है, कोर्ट में आओ, 15 तारीख को आ जाना सारे। बालक या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की शक्तियां होंगी। वो बालक कहता है कि नहीं आ रहा, बताओ क्या करोगे, तो नहीं आ रहा तो पहले तो आपके सम्मन जारी करेंगे, नोटिस जारी करेंगे, सम्मन जारी करेंगे, नहीं है तो वारंट जारी करेंगे, गिरफ्तार करके लेके आएंगे। मजिस्ट्रेट की पावर आ जाती है अधिकरण के पास में जब वो सुनवाई कर रहा तब। यहां पे लिखा हुआ है कि अधिकरण को न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर होगी, गिरफ्तार करवा के बुला लेगा। ठीक, समझ में आ गया। इसका मतलब अब वो कोर्ट हो गया, अधिकरण नाम है, कोर्ट नाम दिया नहीं, क्योंकि कोर्ट के पास वैसे बहुत सारे मामले पेंडिंग होते हैं, वो इन मामलों की सुनवाई करता नहीं है। इनके लिए अलग अलग कोर्ट बना देगी, परिवार के मामलों को ये डील करेगा, वृद्धों के मामले को ये करेगा, पोस्को के मामले ये करेगा, क्राइम के मामले, ऐसे कोर्ट का काम बांट दिया। उनके नाम छोटे छोटे, पर्यावरण का कोई मामला आ गया तो उसके लिए भी अधिकरण बना दिया, ट्रिब्यूनल। बालक के नाते उपस्थिति के लिए मतलब जो साक्ष्य चाहिएंगे वो साक्ष्य मंगा लिए जाएंगे। मान लो फिर भी नहीं आ रहे हैं और वो तो कहीं भगोड़े साबित हो गए, छुप गए कहीं पे, एक अक्सपार्ट निर्णय होता है, एक पक्षीय, कोर्ट एक पक्षीय निर्णय दे देगा कि इनको जो संपत्ति दी है
तो अब माता पिता ने अपने पहले हाथ कटवा लिए, ये सारी संपत्ति तो बेटों के नाम लिख दी। अब कोर्ट कहेगा कोई बात नहीं, वो जो संपत्ति नाम करवाई उसको हम नल एंड वॉइड करते हैं और ये संपत्ति आपके पास ही रहेगी। ठीक ठीक है, समझ में आ गई बात? ये इसका मतलब ये है कि अब आपकी संपत्ति को तो आपको मिलती है, जाओ वो कहाँ रहेंगे, कौन से बिल में छुपेंगे। अब मान लो ऐसा भी तो, ये हो गया काम ही पूरा, निर्णय आ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें तो सारी चीजें लिखी हुई हैं, हालांकि आप इतना लिख देंगे परीक्षा में काम चल जाएगा आपका। मान लो ऐसा है कि कोई बालक या नातेदार भारत के बाहर निवास करता हो, विदेश रहता हो, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो अधिकरण द्वारा सम्मन की तामील के अंदर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। भारत सरकार का कोई प्राधिकारी होगा जो वो जो नोटिस जारी किया जाएगा उसकी तामील, क्योंकि वो तो विदेश में है, तो प्रॉपर अधिकारी ऑथराइज कर देंगे उसके लिए। भरण पोषण में आवेदन की सुनवाई करवाने से पहले अधिकरण सुलह करवाने के लिए उसे सुलह अधिकारी के पास भेजेगा। ये थोड़ा सा मामला फिर माता पिता के और बच्चों के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न कर देगा, और ये माता पिता चाहते भी नहीं है। माता पिता की इतनी डिमांड होती है कि हमें रोटी कपड़ा मकान दवाई मिल जाए, हमें केस थोड़ी करना है, हमें तो खुद नहीं दी प्रॉपर्टी, इन्हीं के लिए कमाया हमने तो जिंदगी भर। तो न्यायाधिकरण इस प्रकार के निर्णय देने से पहले, अब माता पिता कहेगा चलो संपत्ति हमारे नाम कर दी, 10 साल बाद में हम क्या करेंगे, इसका हम तो मर जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हाँ संपत्ति को थोड़ी खाएं हम। तो कोर्ट जब भी निर्णय देता है, चाहे वो फैमिली में मामले जब भी हो, उनमें पहले सुलह करवाता है। उसको काउंसलिंग बोलते हैं, काउंसलर होता है एक सुलह अधिकारी, एक आर्बिट्रेटर होता है, मध्यस्थ होता है। वो मध्यस्थ क्या करेगा, दोनों पक्षों को बुलाएगा और बोलेगा यार क्यों इनकी मदद नहीं कर रहे बुढ़ापे में, वो इमोशनली उनको करेगा, डराएगा, थोड़ा धमकाएगा, तो क्या पता मान ही जाए। 80% मामलों में मान भी जाते हैं। तो पहले मामला सुलह अधिकारी के पास भेजते हैं। ऐसा पिक्चर सेट हो रही है। पहले परिभाषा पढ़ी, माता पिता को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला तो कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास पूरी ताकत है। माता पिता कहते हैं पहले पूरी ताकत का यूज मत करो, पहले समझा देते हैं, क्या पता समझ ही जाए। समझाने के लिए एक आर्बिट्रेटर है जिसको सुलह अधिकारी बोलते हैं। सुलह अधिकारी के पास मामला जाएगा। अभी सुलह अधिकारी कौन होगा भाई, कोई व्यक्ति या संगठन का कोई प्रतिनिधि हो सकता है, कोई एनजीओ का, कोई ऐसा रेप्यूटेड एनजीओ का कोई एक कार्मिक हो सकता है, या राज्य सरकार द्वारा अभी कोई भरण पोषण अधिकारी हो सकता है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो सकता है, कोई राज्य सरकार का कोई और अधिकारी हो सकता है, या अधिकरण कोई और व्यक्ति को कह दे कि ये हो सकता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसमें सुलह अधिकारी, जो उनकी बातें सुने, उनके बीच में सुलह करवा दे। ठीक हो गया काम पूरा, बस इतना ही है। कोर्ट तो आपके ये आपका एक्ट ही पूरा हो गया एक सेंस में। अब कुछ अन्य बातें बताइए कि अधिकरण का गठन कौन करेगा, जब जांच की जाएगी तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं पालन की जाएंगी, भरण पोषण का आदेश कब दिया जाएगा, कैसे देंगे, कब देंगे, नहीं खुश है माता पिता तो अपील कहां कर देंगे, भरण पोषण अधिकारी कौन होगा, आप भी बनेंगे एसडीएम हो जाएंगे तो क्या पता राज्य सरकार कुछ वृद्धाश्रम बना देगी। समझ में आ गया ना, ये एक टॉपिक है आपका पूरा। अब इसको एक बार समराइज कर देते वापस से। इस एक्ट का आपकी थीम समझ में आई कि नहीं आई, आ गई? वापस से ले लेते हैं। इस एक्ट में दो पक्ष हैं, एक है वृद्ध माता पिता और एक है उनके बच्चे। तो एक बार और इसको समराइज कर देते ताकि पूरी पिक्चर इस एक्ट के आपके दिमाग में घूमती रहे। तो एक तो माता पिता लिख देता हूं मैं, वरिष्ठ नागरिक नहीं लिख, माता पिता ही लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए, माता और पिता। और एक है उनके बच्चे, पालक लिख देता हूं, चलो पालक या नातेदार है उनका। पहले तो इसे एक में कहा कि देखो नातेदारों या बालकों अपने माता पिता का भरण पोषण किया करो टाइम टू टाइम। ठीक, आपकी बाध्यता है ये, ठीक है, इसी दिन के लिए आपको पाला बड़ा किया है। बोले हम तो नहीं करते, नहीं करते, तो इनको ये कहा कि नहीं करे ना तो आप हमारे पास आ जाना। इसका नाम है ट्रिब्यूनल अधिकरण, कि आप हमारे पास आके केस कर दो। केस करने से पहले, केस तो कर दिया इन्होंने, केस करने के बाद क्या होता है, केस करने के बाद तो निर्णय आता है।
तो केस करने के बाद में क्या आएगा, निर्णय आएगा। निर्णय आ गया, डिसीजन आ गया। पर डिसीजन पर पहुंचने से पहले एक काम करते हैं और वो है सुलह। तो यहां एक बीच में हाल्ट करवाते हैं, रोकते हैं, और उसका नाम क्या हो जाएगा, सुलह। बस सुलह से मामला नहीं समझ में आता है तो फिर इसका सारा क्या आ जाएगा, डिसीजन, निर्णय आ गया। निर्णय आ गया। अब क्या निर्णय देते हैं क्या नहीं देते हैं वो तो सिचुएशन पर वेरी करता है। कोई एक निकम्मा बेटा है जो मजदूरी करता है और माँ बाप को रोटी नहीं दे रहा है, कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप इसको हर महीने 30,000 रुपये दो, तो वो कह रहा है कि मैं खुद 7,000 कमाता हूँ तो 30,000 कहाँ। देखो तो वेरी करता है कैसे कैसे निर्णय दिए जाते हैं। असल में यही है। अब चूंकि एक्ट लिखने वालों ने सोचा आरएस की तैयारी करने वाले बच्चों को थोड़ा और विस्तारित दे, तो बोले ये क्या है, ये कोर्ट कैसे होगा, तो इसका गठन कैसे होगा, इसमें अधिकारी कौन होंगे, इसका कार्य क्या होगा, ये किस प्रक्रिया का पालन करेगा। माता पिता को थोड़ी मतलब इस प्रक्रिया से, उनके लिए तो ये निर्णय आ गया। अब बाहर की और बातें जैसे मूल अधिकार पढ़ाएं तो फिर अपन और डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे वाद वार, कैसे विधानसभा में डिस्कशन चला रहा वो, पर ये तो एक सामान्य प्रक्रिया हो गई। अब गठन कैसे होगा, गठन कौन करेगा, अधिकारी कौन होंगे। कुछ वृद्ध माता पिता ऐसे हैं जिनका निर्णय भी दे दिया पर वो खुद पीता, वो छोरा उनकी मदद ही नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्या देगा वो, जमीन भी नहीं है। तो फिर बोले ठीक है हम ऐसा करते हैं, इनको बाढ़ में जाने दो, आप हमारे पास वृद्धाश्रम है वहां जाओ। वृद्धाश्रम सरकार ने यूं कहा कि वो निकम्मे, इनके पास कुछ है ही नहीं, खुद ये दारूड़ी पीता और मारूड़ी गाता, रात को कुछ नहीं, 4 बच्चे हैं, 1 बीघे जमीन है जिसमें खाने के लिए दाने ही नहीं होते, मजदूरी करता है, दिन में कमाता है, रात को पीता है, बच्चों को मारता है, पिटाई करता है। इसको क्या जेल में डाल दोगे, तो लुगाई कह रही है कि हम क्या करेंगे, फिर रोटी हमें कहाँ से मिलेगी। तो 2 माता पिता को बचाने के चक्कर में 5 की जिंदगी वापस उधर खराब हो रही है। तो कोर्ट ने कहा इनको बाढ़ में जाने दो, आप हमारे पास आ जाओ, वृद्धाश्रम है। भूख मरते हैं, हाँ क्या बढ़िया लाइन है, रात को पीवे दिन में सोवे और उनके बच्चे भूखे मरते रोवे। अब वो कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, वृद्धाश्रम है, राज्य सरकार तुम ध्यान से सुनो, बढ़िया वृद्धाश्रम बनाओ, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई तो नहीं करनी है, दवाई सब आप यहाँ मिलेंगी, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, यहाँ पे कोई बूढ़ा आदमी इलाज करवाने जाता है तो धारा 20 में कहा कि भाई इनको चिकित्सा सेवा भी देनी पड़ेगी, 19 में कहा कि बढ़िया वृद्धाश्रम बनाओ इनके लिए। हो गया एक्ट पूरा, समझ में आ गया, एक्ट की थीम समझ में आई आपके। बस तो ये पढ़ा, कहाँ तक पहुंचे ये देख लिया और ये देख लिया, इनका भरण पोषण की बाध्यता होगी, ट्रिब्यूनल में पहुंच गए, शिकायत कर दी, शिकायत का निर्णय आ गया। अब इसको रीड आउट करेंगे फटाफट, ठीक, आ जाओ, अब आ जाओ पीछे देखो। अब कोर्ट की प्रक्रिया है, अपील सारा देख लेंगे क्या क्या, ये इसके जुर्माने लगा देंगे अपन, देखते हैं। देखो अपन ने क्या कहा कि एक बार देखो रीड आउट करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। अब शुरुआत से ही ले लेते हैं। देखो अपन ने देखा है 4 में ताकि बच्चों को क्या करना पड़ेगा, इनका भरण, आप एक बार रीड आउट करते हैं आपकी सारा मसाला क्लियर है, भरण पोषण करना पड़ेगा, और अगर भरण पोषण नहीं करें तो फिर धारा 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भरण पोषण के लिए आवेदन, परीक्षा में 15 शब्द में आ सकता है, भरण पोषण के लिए आवेदन, ध्यान से सुनना। अब आवेदन के लिए आप बताएंगे कि इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार भरण पोषण के लिए आवेदन वरिष्ठ नागरिक या माता पिता स्वयं या कोई संगठन या अधिकरण की स्वयं प्रेरणा से आवेदन किया जा सकता है। किसके विरुद्ध करेंगे, एक या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध जो बालक या नातेदार हो, 2 बात। तीसरी बात, कहां करेंगे, उस अधिकरण में करेंगे जहां पे या तो माता पिता निवास कर रहे हो और या फिर बालक निवास करता हो या नातेदार निवास करता हो, ठीक। आगे अब कोर्ट में मामला चला गया तो कोर्ट में कहा कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो कहा कि साफ साफ प्रक्रिया इसकी ये होगी कि आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण बालक को उपस्थित होने का आदेश देगा,
उस समय उस कोर्ट के पास में कौन सी ताकत होगी? सिविल कोर्ट की शक्ति होगी। साथ ही साथ में ये अगर ऐसा हो गया कि भाई अगर अनुपस्थित है वो आता नहीं है, तो फिर एक पक्ष से निर्णय दे देंगे। निर्णय देने से पूर्व सुलह करवाई जाएगी। इसका मतलब एक सुलह अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, और सुलह अधिकारी कौन होगा ये बता दिया जाएगा कि साहब सुलह अधिकारी कोई भी या तो प्रतिनिधि हो सकता है, या भरण पोषण का कोई अधिकारी, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। सुलह अधिकारी क्या आदेश देता है, क्या सुलह करवाता है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हो गया। अब आप ये कह रहे हो सर वो कोर्ट कौन से होंगे? आप मान लो परीक्षा में आ जाए सर कौन से कोर्ट है, तो कोर्ट इसमें लिखा हुआ कि धारा 7 के तहत जिस कोर्ट में वो जाएंगे उसका नाम अधिकरण होगा। भरण पोषण अधिकरण का गठन कौन करेगा, अध्यक्ष कौन होंगे, कितने सदस्य होंगे, इसमें लिखा हुआ धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरण का गठन किया जाएगा। कब? जब ये एक्ट लागू हो गया उसके 6 महीने के भीतर भीतर। क्योंकि आप लोग उपखंड मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं, एसडीएम जब बनेंगे, इसका मतलब आपके उपखंड में एक ऐसा ट्रिब्यूनल होगा, हो सकता है उसका जो उपखंड पे जो अधिकरण बने उसका अध्यक्ष आपको बना दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं। राज्य सरकार करेगी। सबसे पहले लिखेंगे गठन राज्य सरकार द्वारा, कहाँ किया जाएगा, उपखंड में किया जाएगा, एक या अधिक, कब किया जाएगा, एक्ट जब लागू उसका 6 महीने के भीतर किया जाएगा। अध्यक्ष उपखंड अधिकारी से न्यून पंक्ति के अधिकारी, एन्यून। इसका मतलब इसका अध्यक्ष कौन होगा, ध्यान से सुन लो इसको। इसका अध्यक्ष कौन होगा, उपखंड जो अधिकारी है, जो मजिस्ट्रेट है, उससे नीचे की रैंक का नहीं होगा। तो एसडीओ, तो लगभग आप ही इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। हो सकता है किसी एडीएम को बना दिया जाए, पर तहसीलदार नहीं हो सकता, क्योंकि इस रैंक का अधिकारी होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो राज्य सरकार क्या करे कि एक ही उपखंड में 2 अधिकरण बना दे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तब राज्य सरकार आदेश द्वारा तय कर देगी कि कौन से के ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, कौन सा उपखंड के ज्यूरिसडिक्शन में कौन सा अधिकारी होगा। समझ में आ गई बात ये? चलिए, ये हो गया आपका अधिकरण। किस में लिखा हुआ है, धारा 7 में। तो क्या हो गया, धारा 7 अगर आपको पूछे और ऐसा पूछ ले परीक्षा में कि भरण पोषण अधिकरण, 15 शब्द, तो क्या लिखेंगे कि इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार। अब आपकी कैटेगरी बना तो कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, और अध्यक्ष कौन होगा, यही तो है इसका। और मान लो कार्य भी लिखे तो कार्य क्या करेगा, ये भी कर लेते हैं। ठीक, कौन करेगा, राज्य सरकार। कैसे करेंगे, अधिसूचना के द्वारा करेंगे। कब करेंगे, एक्ट लागू होने के 6 महीने के भीतर। कहां करेंगे, प्रत्येक उपखंड में, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अध्यक्ष कौन होगा, उपखंड अधिकारी से कम की रैंक का नहीं होगा। कार्य क्या होगा, ये जो मामले आएंगे उनमें निर्णय देने का। हो गया। तो आपको धारा 7 में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कोर्ट के अंदर की बात कि जो भी अधिकरण होगा उसमें जांच में क्या क्या प्रक्रिया पालन की जा सकती है, ये कभी नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। प्रोसीजरल काम आपको नहीं पूछता है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं बस कि भाई जब ये जो कोर्ट आप बना रहे हो धारा 7 में, ये अधिकरण जब सुनवाई करेगा तो कैसे कैसे करेगा, कौन सी प्रक्रिया का पालन करेगा, क्या क्या करेगा, वो बात आगे लिखी हुई है। तो इसको बस केवल रीड आउट कर लो, ये याद मत करना। ये धारा 8 में लिखी हुई है कि जांच में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जांच करने में जब वो मामले की जांच कर रहा हो तब। अनुसरण, अधिकरण भरण पोषण के आवेदन के अधीन जांच करने में संक्षिप्त प्रक्रिया वो होगी जो राज्य सरकार तय करे। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि जब भी अधिकरण
इस प्रकार के मामले की सुनवाई करेगा, तो इस विहित प्रक्रिया के तहत इसकी सुनवाई करेगा। पहली बात। दूसरी बात, अब जो अधिकरण होगा उसको मैंने आपको बता दिया कि सिविल कोर्ट की शक्ति तो इसको इस टाइम में होगी, उसके पास में पता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर भी यूज कर सकता है। सिविल कोर्ट की शक्ति का मतलब ये होता है कि वो कोई भी जो गवाह है उनको सम्मन कर सकता है, बुला सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है, उनके हस्ताक्षर ले सकता है, नमूने हस्ताक्षर ले सकता है, ठीक है, कोई रिकॉर्ड खंगलवा सकता है, किसी को आदेश दे सकता है। कोर्ट, सिविल कोर्ट की शक्ति होगी। और इसके पास काम ज्यादा है और काम का अगर विस्तारण है तो कोई और अधिकारियों की वो चुन सकता है कि मेरी मदद ये फला पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी। बस काम हो गया, आगे कुछ नहीं। ये हो गया, ये कोर्ट के अंदर के काम हो गए। अब नौमे की भरण पोषण का आदेश, अब आदेश आ जाएगा। आदेश कौन देगा? अधिकरण देगा। कब देगा? जब माता पिता वरिष्ठ नागरिक निवारण असमर्थ हो गए, वो पीछे आ गया। किसे देगा? बालक या नातेदार को। कितना देगा? मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे इसमें परिवर्तन हो गया, पर अभी देख लो। ये बोलेगा कि देखो 10,000 रुपये मासिक अधिकतम है। अब वो कहता है मैं 4,000 ही कमाता हूं, तो उस हिसाब से दिया जाएगा। ओ मान लो देने में वो असमर्थ है, बोले 3 महीने तक नहीं दिए, तो बोले आपको 1.5 रुपया सैकड़ा तक, 18%, 12% में 1 रुपया सैकड़ा, 5 में आधा, तो आधे से लेकर 1.5 रुपये तक का ब्याज लगा के फिर आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गया इसका। अब कोर्ट को 2019 में ऐसा लगा सरकार को कि ये पैसे फिक्स कर देना सही नहीं है। 10,000 रुपया तो मासिक कर दिए अधिकतम, तो फिर ये थोड़ा सही नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें रिवाइज करते। तो आगे रिवाइज क्या हुआ उसको भी देख लेंगे। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, मान लो कोर्ट का आदेश आ गया और उन्होंने 10,000 रुपये अधिकतम बता दिए। बेटा जो कमाता है वो कमाता 8 लाख रुपए महीने के, विदेश रहता है वो तो ऐसा करता है। माता पिता को 10,000 रुपये दे रहे हैं, माता पिता इस मामले से संतुष्ट नहीं है, तो फिर अपील कर सकते हैं। 16 में लिखा हुआ 8 का निर्णय 16 में चैलेंज, डबल में चैलेंज हो रहा है, ठीक। 8 का जो प्रक्रिया थी वो 16 में चैलेंज हो रहा है। 16 में क्या है? अपील है। अधिकरण के आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति द्वारा, पीड़ित ही करेगा, वो सामने वाला नहीं कर देगा। व्यथित व्यक्ति द्वारा 60 दिन के भीतर अपील कर देंगे। कहां कर देंगे? अधिकरण में कर देंगे। एक अपील का अधिकरण और बनाया होता है जिला लेवल पे, वहां पे अपील कर देंगे, 60 दिन में ही करेंगे। ओ इसका आदेश फिर क्या होगा? अंतिम। फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वो लास्ट में जब निर्णय दे दिया जाएगा जिला स्तर पर, वो मानना पड़ेगा। और निर्णय भी 1 महीने में दे देंगे। फिर वो तो 2 महीने तक वो शिकायत कर सकते हैं, 1 महीने में, 3 महीने में सारा फाइनल डिसीजन आ जाएगा। क्लियर? चलिए, कोई काम का नहीं है। 18 में भरण पोषण अधिकारी कौन होगा? एक अधिकारी की नियुक्ति जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी हो सकता है, राज्य सरकार करेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी मतलब सोशल वेलफेयर ऑफिसर आती है, RS में पोस्ट आती है, वो ही अधिकारी यहाँ पे क्या होगा? भरण पोषण अधिकारी होगा। और वरिष्ठ नागरिक प्रतिनिधित्व करेगा। अब कई बार क्यों, जब कार्यवाही चल रही होती है उस टाइम माता पिता बहुत बूढ़े, उनको बोलना ही नहीं आता है, तो उनकी तरफ से पैरवी कौन करेगा? कौन पक्ष रखेगा? भरण पोषण अधिकारी। तो आप में से जो ध्यान रखें, जो प्रॉपर SDM बन जाएंगे वो तो कोर्ट में न्यायाधीश बन के इधर बैठे रहेंगे। जो अलाइड वाले वो सामने जीरा करेंगे। तो अब आप तय कर लें कि आपको वकील बनना है या फिर इस मामले में न्यायाधीश बनना है, वो आप पे है। टॉप रैंक आएगी तो आप वहां पे क्या बनेंगे? न्यायाधीश के मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। और वरना माता पिता का पक्ष रखने के लिए आपको वकील बनना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी अब आपकी है कि आप क्या करेंगे। हो गया। अब ये एक लाइन का है कि राज्य सरकार को कहा कि निकम्मे बच्चे हैं, राज्य सरकार ने कहा कि हम कुछ वृद्धाश्रम बना देंगे, माता पिता को चाहेगा तुम्हारे पास आ जाएंगे। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितनी आवश्यकता समझे और रहने की इनके लिए वृद्धाश्रम बना देंगे। कोई काम का नहीं है। और कम से कम 150 रहने बेड का व्यवस्था कर दी जाए। कोई ज्यादा काम की बात नहीं है। फिर बोले कि यार यहां तो वो थोड़ी हो पाता है, वृद्धाश्रम में तो रह सकता है, बीमार हो जाए तो बोले जो हॉस्पिटल है ना उनमें चिकित्सा सहायता दे दी जाएगी वृद्धों को। कि भाई यहाँ पे लिखा कि राज्य सरकार सुनिश्चित कर देगी कि जो माता पिता है वो सरकारी जो अस्पताल है या सरकार द्वारा कोई
वित्तपोषित है वहां पे पृथक से वृद्धों के लिए एक अलग से एक वार्ड बनाया जाएगा, एक यूनिटी स्थापित की जाएगी और जिसमें उनको निःशुल्क दवाई दी जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा। ये कॉमन बात है। अब क्या हुआ कि 2019 में इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये वाला जो एक्ट है, ये वाला आपको मैं बताऊं, ये जो बात है ये 2007 की है और ये बात है 2019 की। तो देखिए 2007 का तो पढ़ते आए ही हैं अपन, ये तो अपन ने पढ़ रहा है। 2019 वाला आप देख लेते हैं। ठीक, रोकेश पूरा ध्यान रखता है। ठीक, परिभाषा ये किसकी है 2007 की और ये किसकी है 2019 में। इसका मतलब मान लो कभी परीक्षा में पूछ ले 2007 और 2019 के अमेंडमेंट बताओ तो आप बता देंगे, क्या बड़ी बात है इसमें, ऐसे बताएंगे। बच्चे, पहले बच्चे क्या था, नाबालिग को छोड़कर पुत्र पुत्री पोता पोती 4 ही थे। अब बोले ना, बच्चे, गोद लिए हुए बच्चे, बहू, दामाद भी आ गया अब इसमें। ये सही है शायद, हाँ। और नाबालिग बच्चों के लीगल गार्जियन को शामिल किया गया है। नाबालिग पहले छोड़ दिया था, अब नाबालिग का जो लीगल गार्जियन है, मतलब कि जैसे ऐसा समझे, पहले इसमें क्या बच जाता, जैसे माता पिता थे उनके, मान लो बेटा नहीं है बेटी है, बेटी की बेटा हो गया, मतलब उनका दोहिता हो गया, दोहिते के नाम प्रॉपर्टी करवा दी, करवाते ही बेटी और दामाद तो विदेश चले गए। अब नाबालिग खुद तो नहीं करेगा, उसका कोई गार्जियन तो होगा ना, तो जिस दोहिते के नाम करवाइए उसका गार्जियन कौन है, बेटा और बेटी और दामाद, उनको ले आओ बोले अब इधर। तो ये तो सारे थे ही, देखो भाई, गोद लिए बच्चे और बहू और दामाद, बहू तो बेटा बेटी पोता पोती थे। अब एक तो बहू को ले लिया, बोले वो बेटे की तो डेथ हो गई, बहू हमें कुछ दे नहीं रही है, बोले बहू भी आ जाएगी। जब बेटा हमारे था ही नहीं, हमारे तो बेटी थी, पर बेटी ने कहा मेरे नाम प्रॉपर्टी थोड़ी है, मेरे बेटे के नाम करवाइए आपने, तो वो नाबालिग है, बोले नहीं वो भी आ जाएगा क्योंकि उसके गार्जियन कौन है, आप है, इनमें शामिल कर ली। और मान लो ऐसा भी हो गया, माता पिता थे, उनकी बेटी थी, बेटी के नाम उन्होंने प्रॉपर्टी करवा दी, बेटी की डेथ हो गई, मान लो बेटा था नहीं, अब दामाद बचा है, दामाद की प्रॉपर्टी तो मिल गई दामाद को, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, कोर्ट ने कहा कि अब आप आ जाओ। या कुछ नहीं है, गोद लिया हुआ है, बोले आप आ जाओ, गोद लिए हुए की बहू है, बोले आप भी आ जाओ। कुल मिला के सबको लपेट लिया इसमें, इसकी परिभाषा को विस्तारित कर दिया, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अब इसमें नातेदार की परिभाषा भी शामिल कर ली, नातेदार की परिभाषा को विस्तारित कर दिया। नातेदार में संतान रहित वरिष्ठ नागरिकों कानूनी वारिस शामिल है जिसका उसकी संपत्ति पर कब्जा हो या फिर कब्जा मिलेगा उसको। और इसमें क्या कर दिया, नाबालिग को शामिल किया गया, इसका प्रतिनिधित्व उसके लीगल वारिस द्वारा। इसमें नाबालिग को भी शामिल कर लिया, इसमें नाबालिग शामिल नहीं था, किसमें, नातेदार में। ना अब आप कहोगे सर नाबालिग कैसे देगा, उसके कोई न कोई तो गार्जियन होंगे, वो दे देंगे। माता पिता में कौन थे, माता पिता में बायोलॉजिकल दत्तक और सौतेले माता पिता थे। और इधर क्या हो गया, इसमें सास ससुर दादा दादी और नाना नानी भी शामिल हो गए। अब पूरी पीढ़ी कि हो सकता है कि भाई ऐसा समझे कि एक हस्बैंड और वाइफ थे, वो जो हस्बैंड है उनकी माँ जिंदा अभी, समझ में आ गया। इतना कोई जितना गणित लगा रहे हो, इतना दिमाग लगा रहे हो, उतना है नहीं कुछ इसमें। ये एक दंपति है, ये पुरुष है और ये महिला है, ये रह रहे हैं आराम से। ये जो पुरुष है इसकी माँ जिंदा है, इसका मतलब इसकी सास हो गई है, एक इनके बेटी है दोनों के या बेटा है। सारी संपत्ति किसके नाम है, बेटे के नाम करवा दी। किस्मत ऐसी हुई कि
बदकिस्मती से इन दोनों की डेथ हो गई, तो बेटा तो फ्री हो गया ना, कि माता पिता तो माता पिता ही थे, दादी कहाँ, दादी की मैं क्यों सेवा करूं? बोले ना भाई देख ये लिखा हुआ है दादा दादी। फिर उधर वही सीन ऐसा हो जाए, इधर लड़की थी लड़का नहीं था, इनके माता और पिता, ठीक है। तो ये जो लड़की है, ये जो लड़की है बेटे की जगह, इस लड़की का कोई लड़का है तो इसके नाना नानी हो गए। मान लो इसकी माता पिता की डेथ होगी, तो ये जो लड़का बच्चा है इसके तो नाना नानी लगते हैं। बोले मुझे क्या मतलब है, प्रॉपर्टी तो मेरी मम्मी के नाम थी, मेरी मम्मी खुद ही मर गई, तो मैं नाना नानी की सेवा क्यों करूं? बोले करनी पड़ेगी, देखिए लिखा हुआ है इसमें नाना नहीं शामिल, कॉमन बात है ये, ठीक। ऐसा होता भी है, अपने घर जमाई रखते हैं, ऐसा होता सामान्य बात है। कल्याण में क्या क्या शामिल करेंगे भाई? कल्याण में खाना, स्वास्थ्य, देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरी कोई जरूरी चीजें, इसको थोड़ा और विस्तारित कर दिया। स्वास्थ्य के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक भी बहुत जरूरी है, वो शामिल कर दिया। अब ये अपराधों के लिए सजा है, जनरली सजा पूछता नहीं है। यहाँ पे 3 माह की सजा थी, 5,000 जुर्माना था, और यहाँ पे 3 से लेकर 6 माह की सजा कर दी, 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया, थोड़ा विस्तारित कर दिया। उत्पीड़न कोई प्रावधान नहीं था यहाँ पे कि भाई उन माता पिता को परेशान करे, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसको भी कर दिया सेम सजा। चाहे तो उनको घर से निकालो, चाहे उनको परेशान करो, रोटी तो दे रहे पर शाम को बेचारों को परेशान कर करके दे रहे, गाली निकाल निकाल के कि ये और कब मरेंगे ऐसा। भरण पोषण की राशि यहाँ पे कहा कि 10,000 से ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पे कह दिया कि भरण पोषण की सीमा हटा दी। अब दूसरा ये था कि बच्चे नातेदार को ट्रिब्यूनल के आदेश के 30 दिन के भीतर राशि चुकानी पड़ेगी। ये कितनी खतरनाक बात थी, जब आदेश आया 30 दिन में उनको ब्याज सहित राशि चुका दो। यहाँ ये समय सीमा संख्या 15 दिन कर दी गई, अब 15 दिन में चुकाओ, कहीं से व्यवस्था करो, और कठोर बना दिया। अपील, वरिष्ठ नागरिक माता पिता ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते थे, बच्चे और संबंधित फैसले के खिलाफ अब दोनों कर दिए। पहले क्या यही कर सकते थे अपील, अब ये भी कर सकते हैं। ये आपका पूरा एक्ट बहुत सामान्य सा एक्ट है, एक बार समझ में आ जाएगा, इतना ही, ठीक, समझ में आ गया। चलो अब इसके जो क्वेश्चंस वगैरह, इसका रिवीजन वगैरह आप करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए एक्ट के साथ में।